Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DED IDMR Paper 2 Unit 1.2 Differences of Growth and Development। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो वृद्धि और विकास है एक दूसरे से भिन्न है और बालक को प्रभावित करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूनिट 1.2 की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। वृद्धि एवं विकास में अंतर कि किस प्रकार से वृद्धि और विकास एक दूसरे से भिन्न है। इसको कहीं ना कहीं हम एक समझ लेते हैं कि वृद्धि और विकास एक ही बात है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वृद्धि और विकास है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हम समझ सकते हैं इसको कि ये एक दूसरे के बिना किस प्रकार से अपने आप को परिभाषित करते हैं। आइए इसको जानते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में विकास और वृद्धि है जो प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। अब यहाँ पर बताया गया है वृद्धि शब्द परिणामात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर किसी बच्चे में जो भी फिजिकली डेवलपमेंट होते हैं, जब उसकी हाइट बढ़ती है और उसका जब वेट बढ़ता है तो इस चीज़ को हम वृद्धि के रूप में हम कह सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया कि जो हम फिजिकली ग्रोथ हम बच्चे के अंदर देखते हैं उसको वृद्धि कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस दिया गया है विकास किसे कहते हैं। आइए जानते हैं। विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे बालक में कार्यकुशलता, कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है तो वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए बात कही गई है कि जैसे कि बच्चा अपने जो ADL ट्रेनिंग है उसको सीख लेता है, अपनी जो डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से कर सकता है। ये सब की सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बच्चा पूरा कर सकता है खुद से, वो उसके डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, परिभाषित करता है। ये यहाँ पर विकास की डेफिनेशन बताई गई है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। वृद्धि शब्द का एक छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो वृद्धि है विकास का एक छोटा सा रूप है और विकास की जो प्रक्रिया है उसके अंदर इसका बहुत ही कम महत्व होता है। विकास शब्द का विस्तृत अर्थ है वृद्धि विकास का ही एक भाग है। अब यहाँ पर बताया है कि जो वृद्धि है वह विकास का ही एक भाग है। जैसे जैसे बच्चे के अंदर विकास होगा उसकी वृद्धि उसके हेल्प के साथ काम करेगी। ये यहाँ पर बताया गया। आइए इसमें आगे जानते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। बालक के पूर्ण परिपक्व होने की स्थिति में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि पूरा जीवन नहीं चलती है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी भी बच्चे की हम हाइट देख लेते हैं, वह 18 वर्ष या मैक्सिमम होता है 26 ईयर तक ग्रो करती है, या कहीं कहीं पर हम 30 ईयर्स तक भी मेज़र कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो फिजिकली डेवलपमेंट है वह हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है बच्चे का 18 to 21 ईयर तक हो जाता है। ये उसकी जो फिजिकली ग्रोथ है उसके बारे में बताया गया है कि यह जीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, कि किसी भी व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि उसकी जो हाइट है वह पूरा जीवन बढ़ती हुई नहीं रहती। वह एक निश्चित समय के बाद जो टाइम पीरियड है उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होती है फिजिकली वह रुक जाती है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अपोजिट जो विकास है उसके बारे में जानते हैं। विकास जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त नहीं होती है। अभी यहाँ पर बताया गया है कि जो वृद्धि है वह पूरा जीवन चलती रहती है। पूरा जीवन चलने का मतलब क्या है कि जो स्किल डेवलपमेंट है, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, कार्यकुशलता, जो उसकी स्किल डेवलपमेंट है, स्किल जो बच्चा सीख रहा है वह पूरा ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लर्निंग करता रहता है। जैसे कि अभी हम लर्न कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कुछ प्रौढ़ शिक्षा जो केंद्र बने हुए थे वहाँ पर भी जो बुज़ुर्ग थे वो कुछ ना कुछ लर्निंग करते थे। यहाँ पर बताया गया कि जो एजुकेशन है उसके रूप में हम इसको विकास को समझ सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा कुछ भी नई एक्टिविटी सीखता है तो वह उसकी एजुकेशन या विकास के रूप में जाना जाता है।
जबकि वृद्धि को बताया गया कि यह एक समय के साथ, सीमा के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि विकास को हम कंटिन्यू पूरे जीवन चला सकते हैं कि कुछ ना कुछ हम नई नई एक्टिविटी सीख सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है, वृद्धि में होने वाला जो परिवर्तन है उसे सामान्य रूप से देखा जा सकता है। ये यहाँ पर बताया गया कि जो वृद्धि के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं हम उनको अच्छे से देख सकते हैं, विजुअली हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे की हाइट होती है तो उसकी हम माप सकते हैं कि कितनी उसकी हाइट हो गई है, यानी कि उसको हम फिजिकली रूप से देख सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता कि किसी बच्चे के अंदर जो उसकी जो स्किल है उसको हम फिजिकली रूप से हम देख नहीं सकते उसको कि यह कितना कर सकता है। हम उसको सिर्फ जो उसका असेसमेंट है उसके अंदर एक्टिविटी करवा कर ही उसके बारे में पता लगा सकते हैं। विकास के बारे में ये बताया गया है। हम मोटा मोटा समझ सकते हैं इसके ऊपर कि वृद्धि को हम देख सकते हैं और विकास को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है कि देखना और ऑब्जर्वेशन करना मतलब क्या है कि देखना हम एक ही दृष्टि से हम उसको देखकर समझ सकते हैं, जबकि ऑब्जर्वेशन होता है उसका जो स्किल एरिया होता है उसका हम पूरा टाइम का जो ड्यूरेशन होता है उसको देखते हैं, समझते हैं कि बच्चा इस चीज़ को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बेसिकली आपने देखा है कि जब भी हम क्लास में जाते थे, बच्चों को ऑब्जर्व करते थे, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि बच्चे के अंदर किस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वह आ पाया है और बच्चा उस एक्टिविटी को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये यहाँ पर हम विकास के अंदर समझते हैं बच्चे के लिए। आइए इसमें आगे जानते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं कि किसी बच्चे की जो हाइट है उसको हम पैरामीटर के साथ या मीटर के साथ हम माप सकते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी है। और जो विकास है, विकास को हम माप नहीं सकते, उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो वृद्धि और विकास है उसका शैक्षिक सिद्धांतों के साथ समन्वय किया जाता है। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, कि किस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, किस प्रकार से व्यक्ति का जो शरीर है एक दूसरे से भिन्न है, उसके बारे में जानने में जो वृद्धि और विकास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए इसके बारे में जो दिया गया है उसमें जानते हैं। इससे यह पता चलता है कि सभी बच्चों में वृद्धि और विकास की गति और मात्रा एक जैसी नहीं होती, इसलिए बच्चों को पढ़ाते समय व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में बताया गया कि जब भी हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा एक दूसरे के समान नहीं होता, उसका जो फिजिकली ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है उसका वह डिफरेंस तरीके से होता है। इसलिए हम बच्चे को भी एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, एक तरीके से एक सिस्टम के साथ एजुकेशन नहीं दे सकते। उनकी पर्सनल कुछ डिफरेंट नीड्स होती हैं जिनके बेसिस पर हम उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं। ये यहाँ पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता बताई गई है बच्चे की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके लिए बताया गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के द्वारा हम किस प्रकार से बच्चे के बारे में समझ सकते हैं और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया इसमें भविष्यवाणी करने में सहायक, कि जो बच्चे का फ्यूचर होगा उसके बारे में किस प्रकार से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं। इससे बालक में वृद्धि और विकास में होने वाली प्रगति का पता चलता है कि आगे चलकर बालक किस प्रकार का विकास करेगा। अतः शिक्षा प्रस्तुत करते समय यह आवश्यक ध्यान देना चाहिए कि बालक आगे बढ़कर क्या बनेगा। अब यहाँ पर जो वृद्धि और विकास है इसके आधार पर हम बच्चे के भविष्य के बारे में विचार और जो प्लानिंग कर सकते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से उसके अंदर जो विकास है वह हो रहा है। विकास को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की जो बच्चा स्किल है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अगर वह अच्छा ड्राइंग कर लेता है तो वह पेंटिंग के एरियाज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर वह अच्छा सिंगिंग कर सकता है तो वह किसी भी एक्टिविटी को मतलब एक अच्छे से अपने साउंड के द्वारा प्रस्तुतिकरण अगर कर सकता है तो वह म्यूजिक या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट का एरिया है उस फील्ड में अच्छे से काम कर सकता है। ये सब के सब बहुत सारे जो एरियाज़ हैं हम बच्चे के बारे में जो पता लगाते हैं या भविष्यवाणी करते हैं हम बच्चे के बारे में, ये सब कुछ उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर ही हो पाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। जो इसका थर्ड पॉइंट दिया गया है आइए उसके बारे में जानते हैं। सर्वांगीण विकास में उपयोगी
वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक या सामाजिक विकास, मानसिक विकास आदि सभी एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। इन सभी के बारे में जानकर बालक के सर्वांगीण विकास पर अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। अगर किसी एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके लिए दूसरे पहलू में हो रही उन्नति में बाधा पहुंचती है। तो इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना अति आवश्यक है, जो कि परस्पर संबंध के सिद्धांत द्वारा पूरा होता है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी बालक के जब हम सर्वांगीण विकास के लिए बात करते हैं तो उसके वृद्धि और विकास को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वह किस प्रकार से हो रहा है, जो उसका संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास है वह किस प्रकार से हो रहा है, मानसिक विकास बच्चे का किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि ये सब की सब प्रक्रियाएँ क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनका एक दूसरे के साथ संबंध है, जो बच्चे के सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है। अगर बच्चा इस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और इस चीज़ को हम अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं तो हम बच्चे के लिए उन्नति का जो रास्ता है उसको प्लान कर सकते हैं और वो आगे बढ़ सकता है। अगर बच्चा इस चीज़ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको हम दूर करके बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्रमोट करते हैं। उसके लिए जो भी उसकी आवश्यकताएँ होती हैं उनको पूरा करके बच्चे के संबंध में उन चीज़ों को सॉल्व करके बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए भी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। अब इसमें 4 पॉइंट दिया गया है, वंश या वातावरण के प्रभाव का ज्ञान। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे के ऊपर वंश और वातावरण का जो इफ़ेक्ट है वह पड़ता है, वह उसको प्रभावित करता है। बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का बहुत महत्व है। इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार से इन तत्वों को जानकर बालक में आवश्यक सुधार ला सकते हैं ताकि बालक का अधिकतम विकास हो सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जो वंश और जो वातावरण है वह किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करते हैं। यह आनुवांशिक क्रियाएं होती हैं और जो इन्वायरमेंट है बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसकी उपेक्षा हम कर देते हैं तो बच्चे के हम कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसके एस्पेक्ट से हम अछूते रह जाते हैं, यानी कि उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब होता है कि इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी बच्चे के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो वृद्धि है उसके लिए उसका परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इन्वायरमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रकार से जो भी तथ्य जाने जाते हैं बालक में उसकी आवश्यकता के अनुसार सुधार लाया जाना चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक वृद्धि और विकास के साथ जुड़ सके और अपना अच्छे से डेवलपमेंट प्राप्त कर सके। ये यहाँ पर बताए। आगे दिया गया है 5th पॉइंट, आइए इसमें जानते हैं, समानता अथवा असमानता की मात्रा का ज्ञान। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से वृद्धि और विकास एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए जो समानता और असमानता की मात्रा के बारे में, बच्चे के बारे में जानने में हमें हेल्प करती है। वृद्धि और विकास सिद्धांत को जानकर हमें यह पता चलता है कि अगर किसी एक जाति के सदस्य में वृद्धि तथा विकास संबंधी एकरूपता देखी जा सकती है। इस प्रकार से यदि वृद्धि और विकास की दर एक समान न हो तो यह जानकर बालक के वातावरण में परिवर्तन करके तथा उचित शिक्षण प्रदान करके विकास में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब यहाँ पर बताया गया कि किसी भी बालक की जो जाति है या फिर उसका जो वर्ग है उसमें किस प्रकार के वृद्धि और विकास के जो हम सिम्टम है देख पाते हैं, उन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसी के आधार पर जो एक समानता है उसके बारे में हम जान सकते हैं। बालक के वातावरण में जो परिवर्तन है, जो उचित शिक्षा प्रदान करनी है, उसके बारे में हम तैयारी कर सकते हैं और बच्चे के विकास में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। 6 पॉइंट दिया गया है, माता पिता और अध्यापक में ज्ञान। माता पिता और अध्यापक को वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर बालक में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, और जो टीचर हैं, उन सबको एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए बच्चे के लिए, कि अगर वो बच्चे के लिए एक टीम वर्क के लिए काम करते हैं तो बच्चे का जो भी विकास हो रहा है
जो वृद्धि हो रही है उस पर अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। उसके अंदर जो होने वाले परिवर्तन हैं उनको मेजर करके बच्चे के लिए तैयारी कर सकते हैं। आगे दिया गया इसमें, अतः इसकी मदद से आने वाली समस्याओं को समुचित तैयारी कर सकते हैं। यह सिद्धांत माता पिता और अध्यापक के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि यह उन्हें बताता है कि विकास तथा वृद्धि में कौन कौन से तत्व सहायक हैं और कौन से तत्व सहायक नहीं हैं। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के आधार पर जो टीचर और पेरेंट्स हैं वह मिलकर बच्चे के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन से जो तत्व हैं उसके विकास को और उसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं और उसको आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं, और कौन से जो फैक्टर्स हैं जो उसको डिमोटिवेट करते हैं और उसको डाउन करते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जो पेरेंट्स हैं और टीचर हैं वह बच्चे के लिए एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ताकि वह ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसके चरण को अच्छे से प्राप्त करके अपने भविष्य में सक्सेस हो सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसमें 7 शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक, कि किस प्रकार से जो वृद्धि और विकास है शिक्षण को प्रभावशाली इम्प्रेसिव बनाने में हेल्पफुल होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रणाली के शिक्षण बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं और अच्छे से समझा जाता है और उनके अनुसार बच्चों को ऐसी शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाता है जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हो पाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षण विधि है उसके लिए बच्चों के वृद्धि और विकास को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रत्येक बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण के लिए शिक्षक को तैयारी करनी होती है, और इन सभी प्रणालियों को, इन सभी प्रोसेस को तैयार करने के लिए बच्चे का जो वृद्धि और विकास है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अनुसार जो बच्चे के लिए अच्छी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वह पढ़ाई के लिए उपयोग की जाती हैं और बच्चों को लाभान्वित किया जाता है, कि बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जाती है। आगे दिया गया इसमें, संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास संबंधी सिद्धांत बच्चे के संपूर्ण विकास में उचित दिशा प्रदान करते हैं, जो कि उनके भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि एक सफल शिक्षक को वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत का समुचित ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर जो इसका कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है वो निकलता है कि एक शिक्षक को वृद्धि और विकास के बारे में समुचित ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके लिए जो कार्य हैं और जो दिशा निर्देश हैं उनको तैयार कर सके और बच्चे को संपूर्ण विकास के साथ जोड़कर उसको दिशा दिखा सके। ये सब की सब जो आवश्यकताएं हैं बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उसके भावी विकास को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सफल शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वह बच्चे के लिए वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है उसको पूरी तरह से समझे और उसके इंडिविजुअल जो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको समझते हुए बच्चे को शिक्षा प्रदान करें और उसके लिए शिक्षण विधियों का चयन करें। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किसी भी शिक्षक के लिए और बालक के लिए जो वृद्धि और विकास का जो क्रम होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको छोड़कर हम बच्चे के लिए शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। ये यहाँ पर बताया गया है मुख्य रूप से।